आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज़ के और प्रेसिडेंट भी साथ ही हर्षा उपाध्याय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है हर्षा सर का इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का, और बड़े बड़े दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का भी अच्छा अनुभव है आपका, जिसमें डीएसपी, ब्लैक रॉक, यूटीआई म्यूचुअल फंड, रिलायंस ग्रुप और एसजी एशिया जैसे दिग्गज संस्थान शामिल है। आप पेशे से आपने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और उसके अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट डिप्लोमा भी किया है आईआईएम लखनऊ से, और आप सीएफए भी है। हर्षा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो सबसे पहले बाजार के मूड माहौल पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। इस रिजल्ट सीजन के बाद आपको कैसे दिख रहे हैं बाजार? वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ते हैं, महंगे हैं, रीजनेबल है, जरा समझाएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, अर्निंग सीजन तो खत्म हुआ है। कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए लार्ज कैप में, एटलीस्ट जो एक्सपेक्टेशन था उसके तुलना में मोर और लेस इन लाइन रिजल्ट्स बोल सकते हैं। और ये भी हुआ कि ये जो सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आया Q4 के नतीजे में, ये एक कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे हर बार हमें सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ का एक माहौल देखने को मिला है। लेकिन जो एनर्जी डिस्ट्रप्शन को अगर बैकग्राउंड में लेते हैं तो ये मोरलेस एक्सपेक्टेड ही था, तो उस हिसाब से कोई चिंता की विषय नहीं है। हो सकता है कि Q1 के रिजल्ट्स जो आएंगे वो भी कुछ कुछ हद तक शायद इम्पैक्टेड रहेंगे। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, एनर्जी डिस्ट्रप्शन चल रहा है, उसके वजह से। लेकिन हमें लगता है कि अभी जो वैल्यूएशन है वो उसमें ये सब चीज ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। अगर आप देखते हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों के जो वैल्यूएशन है वो 10 साल का जो लॉन्ग टर्म एवरेज जो हम यूजुअली कंपेयर करते हैं उनके हिसाब से या तो थोड़ा सा नीचे है या नहीं तो थोड़ा सा ऊपर है, तो मोर और लेस फेयर वैल्यूएशन जोन बोल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो वैल्यूएशन अच्छे खासे वैल्यूएशन हो चुके हैं। हो सकता है कि Q1 के जो नतीजे आएंगे वहां पे भी कुछ खास पॉजिटिव देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये तो वॉर तो चल ही रहा था बीच में Q1 में, और एनर्जी डिस्ट्रप्शन तो अब तक भी कंटिन्यू हो रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि वैल्यूएशंस में वो ऑलरेडी आ चुका है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये रिजल्ट्स जो आए ठीक है, न बहुत अच्छे न बहुत ख़राब, लेकिन क्रूड भी वापस 90-95 डॉलर की रेंज में सेटल होने की कोशिश करता दिख रहा है। कैसे देखते हैं सर इससे, और क्या तेज़ी करने का इससे माहौल बनता है या अभी और इंतज़ार करना ठीक है? देखिए, अगर आप एनर्जी मार्केट को क्लोजली देखते हैं, जरूर हर दिन यूएस के साइड से या ईरान के साइड से कुछ ना कुछ न्यूज आते जा रहा है, लेकिन एनर्जी मार्केट एक तरफ से इसी डायरेक्शन में एक्सपेक्टेशंस को चला रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन होगा। इसीलिए ज्यादातर न्यूज डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, या एक दो मिसाइल्स भी चले हैं बीच में, उसके बावजूद कुछ एनर्जी मार्केट में ज्यादातर इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो मेजॉरिटी जो मूड है एनर्जी मार्केट में वो यही दर्शाता है कि यहाँ से क्रूड और नीचे जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली ऐसा कोई डिमांड में वृद्धि नहीं हुआ है, और जैसे जैसे एनर्जी डिस्ट्रप्शन, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रप्शन खत्म होगा तो प्राइस नीचे आना चाहिए। अगर वो सोच के चलते हैं तो जरूर इक्विटी मार्केट्स के लिए भी एक तरफ से पॉजिटिव है। और हमें लगता है कि जैसे जैसे क्रूड मार्केट में हमें डायरेक्शन क्लियरली दिखाई देगा, उस हिसाब से इक्विटी मार्केट्स में भी एक तरफ से क्लियर डायरेक्शन आएगा। अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से कोई रेजोल्यूशन नहीं आता है तो हो सकता है कि क्रूड इसी लेवल पे रहे या यहाँ से थोड़ा और ऊपर भी चले जाए। तो उस स्थिति में मेरे हिसाब से मार्केट भी थोड़ा बहुत वोलेटाइल रख सकता है या साइडवेज चल सकता है। लेकिन ज्यादातर जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जरूर जल्दी ही कुछ रेजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक बात है, रेगुलेशन की उम्मीद तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, और उसके बाद बाजार में एक्शन भी बढ़ सकता है। इस बीच आइए सर, जिस तरह का एक्शन रुपए में आता दिख रहा है, पिछले 4-5 दिन रुपए के लिए काफ़ी बेहतर रहे, रिकवरी अच्छी हुई, आज भी मजबूत है। क्या समझा जाए, करेंसी के लिए वर्स्ट इज ओवर, और क्या बहुत ज़्यादा और कमज़ोरी नहीं होगी? एक जो बड़ा कारण एफ आई की बिकवाली का ये भी मान रहे थे कि करेंसी वीक है, इसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए अनिल जी, ये सब इश्यूज इंटरलिंक्ड ही है। पिछले कुछ सालों तक एक वर्चुअस साइकिल बन गया था जहां पे क्रूड ऑयल एक तरफ से बिनाइन लेवल्स पे चल रहा था। हमारे कैपिटल फ्लोज भी काफी कुछ ठीक ठाक थे, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बिनाइन था। तो ये सब की वजह से हमारे करेंसी भी स्टेबल रहा। लेकिन पिछले कुछ 2-3 तिमाही से ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। ये पहले हुआ क्योंकि कैपिटल फ्लोज का जो एक एक नेगेटिव उभरते हुए देखा हमने। कुछ खास इनफ्लोज नहीं आए हैं, और जो सेकेंडरी मार्केट से आउटफ्लो चल रहे थे वो भी एक तरफ से कंटिन्यू हुए। और उसके बाद एक वेस्ट एशिया वॉर के वजह से क्रूड ऑयल प्राइस में जो वृद्धि हुई उसके वजह से भी एक तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आप इस साल का एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं तो करीब 2 से 2.5% का जीडीपी के हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए। तो वो भी एक सिचुएशन नेगेटिव हो चुका है। जो पहले एक वर्चुअस साइकिल था वो एक तरफ से विशियस साइकिल हो चुका है। तो इसके वजह से भी रुपये पे एक तरफ से प्रेशर था। लेकिन जैसे क्रूड ऑयल मार्केट में आपको देखने को मिला पिछले 1-2 हफ्ते से, जैसे जैसे $100 प्रति बैरल का जो कच्चा तेल का प्राइस था वो गिरते गिरते 90 के आसपास आया है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस भी हो रहा है कि शायद एक स्टेबिलिटी आएगा। और वही हमें रुपी डॉलर रेट में भी दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से भी जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन था रुपी के ऊपर वो भी कम हुआ है। तो ओवरऑल एक तरफ से यहाँ पे भी स्टेबिलिटी देखने को मिला है। लेकिन हमें लगता है कि सब कुछ जो है, इक्विटी मार्केट्स देखें या करेंसी मार्केट देखें, ज्यादातर डायरेक्शन तो हमें क्रूड ऑयल मार्केट से ही मिलेगा। अगर आप क्रूड ऑयल मार्केट को नजदीकी से देखेंगे और वहां से कुछ आपको लगता है कि डायरेक्शन में कुछ क्लैरिटी मिल रहा है, तो वो सभी बाकी सभी मार्केट्स के लिए भी वो एक अच्छा संकेत रहेगा। ठीक बात है, ये आपने पूरा विश्लेषण दिया भी। अब आप बताएं सर, ऐसे में इस तरह के बाजार में कहाँ निवेश के मौके आपको दिखते हैं? देखिए जैसे हमने डिस्कस भी किए, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ क्लैरिटी ना मिले या उसके वजह से मार्केट्स साइडवेज रहें या थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहे। लेकिन करीब करीब 18 से 24 महीना एक रेंज में मार्केट साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट हो चुका है। और अर्निंग्स का ग्रोथ रेट का जो ट्रेजेक्टरी था वो भी कुछ खास नहीं था, स्पेशली लार्ज कैप्स में। वहां से भी एक रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है कि भले Q1 के नतीजे कुछ खास नहीं आए, लेकिन हमारे हिसाब से इन्वेस्टर्स उसको नजरअंदाज करके आगे का जो ट्रेजेक्टरी रहेगा उस पर ज्यादातर फोकस करेंगे। हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो आप इसी लेवल पे होल्ड करना चाहिए। कुछ ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर आप अंडर इन्वेस्टेड है इक्विटी में, तो जरूर इस लेवल पे धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना चाहिए इक्विटी एलोकेशन। क्योंकि हमें लगता है कि यूजुअली जो मार्केट कंसोलिडेशन होता है और अर्निंग्स कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद जो अपटर्न आता है वहां पे वैल्यूएशन री-रेटिंग का भी एक तरफ से मौका मिलता है। तो जरूर अगर आप 3 साल के आगे का सोच रहे हैं तो ये वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा पेशेंस दिखाने की जरूरत पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जरूर यहाँ से बनना चाहिए। ये सवाल आपसे आईटी शेयरों पर भी, क्या समझा जाए? एआई की थ्रेट के बीच में आईटी शेयरों की पिटाई काफ़ी हुई है। खरीदने का समय आया है या अभी भी दूर है? देखिए हमारा व्यू अभी भी सेक्टर पे अंडरवेट का व्यू ही है। बिजनेस मोमेंटम में कोई ऐसी चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं जहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ रहे हैं आईटी सेक्टर के लिए, जो पॉजिटिव हो सकता है। जो मार्जिन्स है आज के दिन में भी काफी अच्छा खासा मार्जिन प्रोफाइल है बहुत सारे इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज का। जो एआई का डिसरप्शन का हम बात कर रहे हैं, जो पिछले 1-2 साल के मुकाबले में अगर आज के दिन देखते हैं तो हम ज्यादा क्लोज हैं जो डिसरप्शन होने के लिए। तो लेकिन अभी भी मार्जिन्स पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस मोमेंटम ऐसे ही रहेगा और मार्जिन्स पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो कोई यहाँ से बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में री रेटिंग होने का आ, आ, स्थिति नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि अभी भी एक तरफ से कॉशियस अप्रोच ही निफ्टी के जो आईटी सेक्टर है उस पे होना चाहिए। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में पुल बैक रैलीज आए और शार्प पुल बैक रैलीज आए,
क्योंकि जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है वहां पे पुल बैक रैलीज भी बहुत स्ट्रांग आ सकते हैं अगर मार्केट का मूड बदलता है। लेकिन अगर आप वो 3 साल का आउटलुक लेके चलते हैं तो आज के दिन में भी आईटी सेक्टर में ओवरवेट होने का कोई ऐसा बहुत पॉजिटिव रीजन नहीं है हमें लगता है। आते तो आईटी शेयरों में बहुत दम लगाकर बड़ी खरीदारी करें ऐसा कारण तो अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा न्यूट्रल ही रहे, ये ज़्यादा बेहतर है। हर्षा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, थैंक यू। विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर आपने राय दी हमारे दर्शकों को। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।